हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि राज्य और लोकतंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या विचार थे। सारी बातें आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जाएंगी, तो बस यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें जीवन परिचय को समझना है, लेकिन जीवन परिचय को हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर अभी हम समझेंगे पहले यहाँ पर जो हमारा मुख्य टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय जी के राज्य पर क्या विचार हैं, पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जब हम लोकतंत्र और राज्य पर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को समझ लेंगे तो जीवन परिचय में जो मुख्य विचार इनके बताए गए हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि राज्य पर दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या विचार थे। तो देखिए, एकात्म मानववाद। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात की। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब है इंसान के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन सब का एक साथ एकात्म रूप से विकास होना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति, समाज और राज्य ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो उसे सिर्फ उसे पानी दिया जाए तो क्या उसका विकास होगा? जाहिर सी बात है कि नहीं। पौधे को अपना विकास करने के लिए, पेड़ को अपना विकास करने के लिए धूप और हवा की भी ज़रूरत है। पानी के साथ ही पौधे को अपना विकास करने के लिए पानी के साथ ही हवा और धूप की भी ज़रूरत होती है। तो उसी तरह एकात्म मानववाद का जो विचार है, इसमें यही बताया जाता है कि मनुष्य का विकास सिर्फ पैसे से नहीं होता। मतलब मनुष्य का विकास सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि मनुष्य को मानसिक शांति भी मिलनी चाहिए। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि एकात्म मानववाद के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय जी यही कह रहे हैं कि इंसान का पूरी तरह विकास हो। इंसान के शरीर का, मनुष्य के शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का, इन सब का एक साथ विकास होना चाहिए। इसलिए राज्य का काम सिर्फ कानून चलाना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि जहाँ हर इंसान आगे बढ़ सके, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आत्मिक रूप से। देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, मतलब ऐसा शासन व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें ऐसा माहौल बन पाए जहां पर व्यक्ति का पूरी तरह विकास हो पाए। पूरी तरह कैसा? तो एकात्म मानववाद की बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आत्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक विकास मनुष्य का हो पाए। तो पूरी तरह एकात्म रूप से मनुष्य का विकास हो पाए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राज्य की भूमिका। जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं वो राज्य की भूमिका के बारे में क्या बता रहे हैं। तो देखिए, उपाध्याय जी का मानना था कि राज्य को समाज के हर वर्ग की देखभाल करनी चाहिए, अमीर, गरीब, पिछड़े, सभी की। ठीक है, बहुत सिंपल है। राज्य को सिर्फ ताकतवर नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे संरक्षक यानी रक्षक की तरह काम करना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले। उनका साफ कहना था कि भारत को पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार राज्य व्यवस्था बनानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इन सभी बातों को शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य पर दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या विचार हैं। तो बहुत सिंपल सा, अगर बहुत शॉर्ट में समझना है तो आप एक हेडिंग ले सकते हो, एकात्म मानववाद, कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात की। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बात समझ में आई। ठीक है, और यहाँ पर राज्य की क्या भूमिका, इसके बारे में क्या बातें बताई। तो देखिए, उपाध्याय जी का कहना है कि हर वर्ग की देखभाल करनी चाहिए राज्य को। ठीक है, जो सरकार है, जो राज्य है, उसे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, मतलब सभी की सहायता करनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए, सभी की देखभाल, सभी वर्ग के लोगों की देखभाल राज्य को करनी चाहिए। तो ये बातें उपाध्याय जी ने मतलब कही हैं। ठीक है, राज्य के बारे में। राज्य को सिर्फ ताकतवर नहीं बनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना ले, बल्कि शक्तिशाली तो बनाए, लेकिन साथ में उसे संरक्षक की भूमिका निभानी है। मतलब उसे लोगों की रक्षा करनी है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है। ठीक है, उपाध्याय जी ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को महत्वपूर्ण माना और उन्होंने मतलब साफ कहा कि भारत को पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिका है, ठीक है, वहाँ की संस्कृति की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी संस्कृति, भारतीय जो संस्कृति है और जो परंपराएं हैं, उसके अनुसार राज्य व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को, राज्य को। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरा मतलब यहाँ पर यही था कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप शॉर्ट में चीज़ों को समझकर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय और समरसता, तो इस पर क्या विचार है इनके। तो देखिए उपाध्याय जी कहते थे, यहाँ पर लिखा है, उपाध्याय जी चाहते थे कि हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो। उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य का काम है कि ऐसा माहौल बनाएं जहां सब लोग मिलजुल कर रहें और आपसी सहयोग और सद्भावना बनी रहे। मतलब बहुत सिंपल है कि उपाध्याय जी बराबरी की बात कर रहे हैं कि असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबको बराबरी का मौका मिले, समान अवसर मिले सभी को, ठीक है, चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, व्यक्ति की कोई भी भाषा हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और राज्य का ये काम है कि ऐसा माहौल राज्य बनाए, सरकार ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर आपसी सहयोग और सद्भावना से रहें। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मुख्य बात क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है कि देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था एक ऐसा भारत जहाँ राज्य न्यायप्रिय हो, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हो और हर व्यक्ति को अपने पूरे रूप में आगे बढ़ने का मौका दे, मतलब व्यक्ति का पूरा विकास हो सके, ऐसा माहौल राज्य बनाए। यहाँ पर दोस्तों सारी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई हैं। आई होप यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कई सारे बातें, यहाँ पर कई सारे जो विचार हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं। तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण, दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या आर्थिक दृष्टिकोण था। तो देखिए उपाध्याय जी की आर्थिक सोच गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वदेशी पर आधारित थी। उनका कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आत्मनिर्भर हो, यानी हमें बाहर के देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने गांव, छोटे उद्योगों और किसानों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वे मानते थे कि केवल बड़े शहरों और कारखानों पर निर्भर रहने से गांव और कृषि पीछे छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियां ऐसी हों जिससे गरीबों को फ़ायदा हो, समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बना रहे, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण की कि उपाध्याय जी का आर्थिक विचार क्या था, ठीक है, तो उपाध्याय जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है, उसे किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो आर्थिक विचार हैं वो गांधी जी के ग्राम स्वराज और जो स्वदेशी का विचार है कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको अधिक अपनाया जाए, तो उस पर इनके आर्थिक विचार आधारित हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया है कि उनके आर्थिक जो विचार थे उसमें मूल रूप से आप ये कह सकते हो कि राज्य की नीतियाँ ऐसी हों, वो चाहते थे कि राज्य की नीतियाँ ऐसी हों जिससे गरीबों को फ़ायदा हो, समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बना रहे और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो। राजनीतिक दृष्टिकोण, तो देखिए राजनीति से संबंधित क्या विचार रहे उनके। तो देखिए उपाध्याय जी की राजनीति की सोच भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर टिकी थी, ठीक है, मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महत्वपूर्ण माना, महत्व दिया। वे लोकतंत्र के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा लोकतंत्र जो भारत के अनुसार हो, ना कि पश्चिम की नकल, ठीक है, मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार जो लोकतंत्र है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा राज्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि धर्म को नकार दिया जाए, बल्कि सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाए। मतलब दोस्तों उपाध्याय जी ने धर्म निरपेक्षता की बात की, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह भी है कि उपाध्याय जी का ये भी कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी धर्मों को नकार दिया जाए, बल्कि हाँ ऐसा हो कि सभी धर्मों को एक बराबर नज़र से देखा जाए, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ये इनके राजनीतिक विचार थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सांस्कृतिक विचार की कि इनके क्या सांस्कृतिक विचार रहे। तो देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपाध्याय जी मानते थे कि भारत की संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा राज्य की नीतियाँ इस संस्कृति के मूल्यों जैसे सहिष्णुता, भाईचारा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे संस्कारों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाए, ना कि केवल किताबी ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल है कि उपाध्याय जी का ये मैंने आपको बताया भी विचार कि उपाध्याय जी मानते थे कि भारत की संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, मतलब हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है।
उपाध्याय जी का मानना था कि जो राज्य की नीतियाँ होनी चाहिए उसमें जो हमारी संस्कृति के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जैसे कि सहिष्णुता, भाईचारा और आध्यात्मिकता, तो इसको बढ़ावा मिले, ठीक है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे संस्कारों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उसको आगे बढ़ाए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान को। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। समग्र विकास, सिंपल सा है कि व्यक्ति का समग्र विकास हो, ऐसा माहौल राज्य को बनाना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य का लक्ष्य सिर्फ पैसों की तरक्की नहीं है, हर व्यक्ति और हर वर्ग का समान रूप से विकास हो, यही सच्ची तरक्की है। उन्होंने जोर दिया कि केवल अमीरों की तरक्की ना हो, बल्कि गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग भी साथ साथ बढ़ें। मतलब समग्र विकास हो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सभी वर्गों का विकास हो, ठीक है। तो दोस्तों, उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात की कि मतलब व्यक्ति का एकात्म विकास हो, मतलब व्यक्ति का पूरी तरह विकास हो। समग्र विकास की बात की कि हर वर्ग का विकास हो, ठीक है, कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए, सभी का विकास हो, सभी को समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध हों। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, उपाध्याय जी ने स्वदेशी वस्तुओं और तकनीकों को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम हर चीज़ के लिए विदेशी चीज़ों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। हमें कृषि उद्योग और सेवाओं में अपनी ही चीज़ों और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बहुत सिंपल है दोस्तों कि उपाध्याय जी ने आत्मनिर्भरता की बात की। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी अभी पिछले जो पॉइंट्स हमने पढ़े तो उसमें भी मैंने आपको यहाँ पर वो बातें समझाई, तो कुछ बातें यहाँ पर रिपीट भी होती दिख रही हैं, लेकिन एक बड़े टॉपिक के रूप में, मतलब बड़े पॉइंट के रूप में लिखा है, तो एग्जाम में ऐसे लिखने में आपको आसानी होगी, आपको कई सारे पॉइंट्स ऐसे लिखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसे लिखने से क्या होता है कि हमें काफ़ी कंटेंट मिल जाता है कि हम अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर अब देखिए उपाध्याय जी के राज्य पर क्या विचार रहे, तो उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा। यहाँ पे थोड़ा सा समरी के रूप में भी बताया गया है। दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, गरीबों और वंचितों का ध्यान रखे, स्वदेशी आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे और हर इंसान के पूरे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास की सोच रखे, ठीक है। तो ये राज्य के बारे में उन्होंने ये बातें कही। अब यहाँ पर हम सिंपल सा बात करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के लोकतंत्र पर क्या विचार रहे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जो विचार समझे, तो यहाँ पर वो भी जो राज्य के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को अभी हमने समझा, ठीक है। आप उनको भी याद रखिए और लोकतंत्र पर जो विचार हैं इनको भी आप याद रखना। जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे तो दोनों को ही आप मिला जुला कर लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान से पॉइंट्स को देखें तो इन सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी जब हमने राज्य के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को पढ़ा तो हमने ऑलरेडी इन बातों को समझ लिया, ठीक है। लेकिन जब हम अलग से बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर इनके क्या विचार हैं, तब भी हम यही सब यहाँ पे ये जो बातें लिखी हैं फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र, दीनदयाल जी मानते थे कि भारतीय परंपराएं खुद में लोकतांत्रिक हैं। हमारे समाज में सबको साथ लेकर चलने, एक दूसरे की इज्जत करने की सोच है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। तो उन्होंने लोकतंत्र को भारतीय संस्कृति है और जो लोकतंत्र है इसको जोड़ा साथ में। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो लोकतांत्रिक विचार हैं लोकतंत्र से संबंधित, उसमें उन्होंने भारतीय परंपराओं को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। सामाजिक समरसता, उनके अनुसार लोकतंत्र तभी सही है जब हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा कि समाज में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान और न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सामाजिक समरसता की बात की कि अगर लोकतंत्र स्थापित है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें समानता होनी चाहिए, सभी को मतलब एक बराबरी का मौका दिया जाए। आप यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर सामाजिक समरसता हो, मतलब सभी को बराबरी का मौका दिया जाए, सभी को बराबरी का सम्मान दिया जाए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो। राष्ट्रीय एकता और सहयोग, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में सब मिलकर चलते हैं, यही राष्ट्रीय एकता है। अब देखिए, लोकतांत्रिक विचारों के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की है। उन्होंने कहा कि जब देश के हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मतलब राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण माना है कि राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण है, जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। स्वतंत्रता का महत्व, लोकतंत्र तभी संभव है जब लोगों को आज़ादी मिले, ठीक है। ये आज़ादी सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि सोचने, काम करने और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब
स्वतंत्र जो अधिकार हैं व्यक्ति के लिए, जो स्पेशली जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति के लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, एक तरह से यहाँ पर यही कहा जा रहा है। संविधान की भूमिका, संविधान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही लोकतंत्र की रीढ़ है, इसमें हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं जिससे लोकतंत्र चलता है। सामाजिक समानता के लिए संघर्ष, उन्होंने समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेद मिटाने की बात की। लोकतंत्र में सबको एक जैसे अवसर और न्याय मिलना चाहिए, यही उनकी सोच थी। ठीक है, सामाजिक समानता की उन्होंने बात की कि लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को मतलब बराबरी का अवसर मिले, सभी को न्याय मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसे कि जातिगत भेदभाव या अमीर गरीब का जो भेदभाव है तो ये ना हो, इसकी इन्होंने बात की। मतलब उन्होंने समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेद मिटाने की बात की। तो ये आपको समझ में आया होगा। निष्कर्ष, दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं माना बल्कि एक ऐसी जीवन शैली माना जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी, सम्मान और विकास होता है। उनके विचार आज भी भारत के लोकतंत्र को मजबूत और मानवीय बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में इन सभी बातों को लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि पहले आप सारी बातें समझ लीजिए और समझने के बाद आप या तो खुद के नोट्स बना लीजिए या फिर दोस्तों अगर आप नोट्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म में पेमेंट्स की डिटेल दी गई है, आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा और गूगल फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही गूगल फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो जल्द से जल्द मेल के द्वारा आपको नोट्स की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, अभी तो यही ऑप्शन है, आपको नोट्स ऐसे ही मिल सकते हैं। अगर कोई दूसरा तरीका अवेलेबल होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीवन परिचय की, दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब बेटर तरीके से आपको और अच्छे से यहाँ पे सारी बातें समझ में आएंगी। और हाँ दोस्तों, जब आप मतलब जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो पूरे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। ठीक है, मतलब एक चैप्टर के नहीं, वो सभी चैप्टर्स उसमें ऐड होंगे। अब देखिए, जन्म और बचपन। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। उनके पिता रेलवे में काम करते थे और मां एक धार्मिक महिला थी। जब वे केवल 8 साल के थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके मामा मामी ने किया। अगर हम शिक्षा की बात करें दोस्तों तो देखिए, पढ़ाई में वे बहुत होशियार थे। सीकर जो कि राजस्थान में है, शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहाँ पर की। उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी मिली, यानी कि स्कॉलरशिप्स भी मिली उन्हें। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से BA किया उन्होंने। आगरा विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी में की पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा नहीं दे सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, प्रचारक बन गए। उन्होंने देशभक्ति और सेवा का काम RSS के जरिए शुरू किया। भारतीय जनसंघ और राजनीति। अब देखिए, भारतीय जनसंघ और राजनीति 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, दीनदयाल जी को जनसंघ का महासचिव बनाया गया। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने तेजी से विकास किया। एकात्म मानववाद। अब देखिए, उनका जो मुख्य विचार है वो है एकात्म मानववाद का। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये एकात्म मानववाद का विचार जो है वो समझा दिया कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यही है कि देश का विकास ऐसा हो जो हर इंसान के शरीर, हर व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों को आगे बढ़ाए। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति का विकास हो, शारीरिक रूप से व्यक्ति का विकास हो, तो पूरी तरीके से व्यक्ति का विकास हो। इस विचार को उन्होंने मतलब प्रमुखता दी। विकास ऐसा हो जो भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हो, आर्थिक तरक्की के साथ साथ नैतिकता और समाज का भी भला हो, गरीब और आम आदमी का लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी अच्छे से समझा। साहित्य और लेखन। अगर हम साहित्य और लेखन के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो वे अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने राष्ट्र, धर्म, 5 जन्ने और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके लेखों में भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति की गहराई से समझ दिखती है।
देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो कई बच्चे प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हमें ऐसे ही मतलब जो जीवन परिचय उसे लिखना है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप खुद एक समरी बना सकते हो यहाँ पर। सामान्य रूप से आप जो आपको महत्वपूर्ण बातें लग रही हैं, सामान्य रूप से आप बता सकते हो। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पर उनका रहस्यमय ढंग से निधन हो गया। तो दोस्तों 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहा जाता है, तो वहाँ पर उनका रहस्यमय ढंग से निधन हो गया। आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य मानी जाती है। संक्षेप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सादगी, सेवा और विचारों की गहराई से भरा था। उन्होंने राजनीति में एक नैतिक और भारतीय सोच दी। उनका एकात्म मानववाद आज भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कई संगठनों की विचारधारा की नींव है। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।